नाजरीन, आज यहाँ सिडनी में जुमेरात का दिन है, थर्सडे है और 2 मार्च है। अतीकुल हसन बात कर रहा हूँ। आप लोगों को आदाब, तमाम लोगों को, सुनने वालों को। कल यूरोप के मुल्क ग्रीस, जिसे उर्दू में यूनान कहते हैं, उसमें एक हौलनाक ट्रेन का हादसा हुआ और उस हादसे के नतीजे में एक्चुअली 2 ट्रेन जो हैं, एक फ्रेट ट्रेन थी, मानी की मालगाड़ी थी, और एक मुसाफिर पैसेंजर ट्रेन थी। उनका हेड ऑन कोलिजन हुआ और उसमें तकरीबन कोई, जो अब तक खबरें आ रही हैं, 28 लोग हलाक हो चुके हैं और बेशुमार बेशतर लोग जो है वो जख्मी हैं। फौरी तौर पे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि इसकी फौरी इंक्वायरी की जाएगी और देखा जाएगा कि ये क्यों हुआ है, और अगर कोई इसमें ह्यूमन एरर है, कोई मिस्टेक है, तो उस पर फौरी तौर पर कानून के हिसाब से उनको सज़ा दी जाएगी, अगर इसमें कोई मुर्तकब पाए गए कुछ लोग। और उसके बाद 12 घंटे के अंदर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आए अवाम के सामने मीडिया में और उन्होंने रिज़ाइन दिया। उन्होंने कहा कि ये ह्यूमन एरर था जिसकी वजह से ये हादसा हुआ, और ट्रेन या स्टेशन मास्टर जो थे उस एरिया के, उनको सैक कर दिया गया। अमले के कई लोगों को सैक कर दिया गया और ये वादा किया कि हुकूमत ने कि जो लोग हलाक हुए हैं उनको कंपनसेशन दिया जाएगा। और हुकूमत ने ये ऐलान किया कि ये हमारे जो रेलवे अथॉरिटी या डिपार्टमेंट है उनकी गलती है, उनकी मिस्टेक है, और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने ऑलरेडी रिज़ाइन दे दिया। ये मैं उस मुल्क की बात कर रहा हूँ, यूनान की, ग्रीस की, जिसमें कि 2007 और 8 में माली बहरान शुरू हुआ, जो 8-10 साल जारी रहा, और फिर 2015 में ग्रीस जो है वो आईएमएफ का इतना कर्जा बढ़ गया था, तकरीबन 300 बिलियन के, वो अदा करने से कासिर हो गया और फिर उसको आईएमएफ ने डिफॉल्ट कर दिया और वो मुल्क का दिवालिया हो गया। और फिर यूरोप के जो ममालिक थे उन्होंने उसकी हेल्प की, उनको फाइनेंशियली कंट्रीब्यूशन की, उसको लोन से निकाला, और फिर एक माहदे के तहत एक एग्रीमेंट किया गया कि किस तरह से ग्रीस जो है वो कर्जे अदा करेगा। उसके बाद में हुकूमत ने सख्त एक्शन लिया, निज़ाम में बहुत सारी तब्दीलियाँ की, करप्शन ख़त्म की, सख्त कानून नाफिज किए और जो इम्प्लीमेंट हैं। और उसकी एक बड़ी मिसाल जो है, कल जो हादसा हुआ है उसके ऊपर जो एक्शन है, और जो ट्रांसपोर्ट के जो मिनिस्टर थे उनका रेजिग्नेशन है, वो उसका इस बात का सबूत है। और जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी हुकूमत की नाअहली का इसको माना। ये होते हैं डेमोक्रेटिक उसूल, उनके मेयार एक महज़िब और बावक़ार डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में। अगर उसके बरक्स आप हमारे मुल्क पाकिस्तान को देखें, तो आज तक लियाकत अली खान से लेकर, और अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले, बल्कि अब साल होने वाला है या हो गया है, अरशद शरीफ की मौत को देख लें। किसी एक लीडर की, सहाफ़ी की, या किसी प्रोमिनेंट आदमी की मौत की कोई अभी तक किसी का पता नहीं चला कि किसने किया, किसी को सज़ाएँ नहीं मिलती। इंक्वायरी कमीशन बनाए जाते हैं, उसके बाद में जेआईटीज़ बनती हैं, कोर्ट में केस चलते हैं, और उसके बाद में वो केसेस सारे गुमनाम हो जाते हैं और फिर लोग बात करना ही छोड़ देते हैं। कुछ अरसे वो जो हादसात है या जो करप्शन के केसेस हैं या जो भी इंसिडेंट होते हैं, इवेंट होते हैं, वो कुछ अरसे तक मीडिया की ज़ीनत बने रहते हैं। अवाम उस मीडिया टॉक शोज़ को एन्जॉय लेकर देखती है, जैसे कोई ड्रामा सीरियल चल रहा है, और उसके बाद भूल जाती है। भूलने की वजह ये है कि फिर एक नया वाक़या हो जाता है। और आजकल पिछले कुछ हफ्ते से पूरी कौम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। 73 का आइन, 73 का आइन, और 73 के आइन में ये कौन ऐलान करेगा कि 2 असेंबलियों की, 2 सूबों के असेंबलियों के इलेक्शन जो है उसकी डेट का कौन ऐलान करेगा? मुल्क में एक आइन है, लेकिन किसी को नहीं पता कि ऐलान कौन करेगा। फिर वो सदर, फिर सूबे का मुल्क का सदर, और उसके बाद में उन सूबों के गवर्नर, और फिर उनसे जो वहाँ के जो पार्लियामेंट के जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं, वो सब एक दूसरे के सर पे एक टोपी ड्रामा चल रहा है, वो डाल रहे हैं, और ये किसी को नहीं पता है कि जी ऐलान
कब होगा, आइन में लिखा हुआ है कि ये 90 दिन में होगा, लेकिन आइन में यूं नहीं है, आइन में यूं नहीं है। एक फ्रॉड चल रहा है, एक फ्रॉड। और मैं ये बात पिछले, मैंने कई अपने वीलॉग में और आर्टिकल में भी लिखा है कि जिस 73 के आइन की बात करते हैं, अगर वो फैक्ट्स में जाएं, और मैं अपनी बार बार ये बात इसलिए कहता हूं कि मैं चाहता हूं कि हमारे नौजवान जो हैं, खास करके जो 70 के बाद, यानी कि मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद जो पैदा हुए हैं, और जिस तरह से उनको बताया गया है कि माजी में क्या हुआ है, जो एक ढोंग है हमारे यहाँ। 19 लियाकत अली खान के शहादत के बाद कुछ अरसे डेमोक्रेसी चली 1957 तक, जिसमें प्राइम मिनिस्टर आते थे और जाते थे, जो एक पार्लियामेंट्री सिस्टम था उसके तहत। और एक उसके और उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक कब्जा कर लिया गया, जिस मकसद के लिए ये सारा प्लान किया गया था फौज ने। और फिर आज तक फौज का कंट्रोल है, फौज ही लीडर बनाती है, फौज ही लीडरों को लाती है, अपनी मर्जी के काम करवाती है, और फिर या फिर फौज खुद हुकूमत में रहती है। 40 साल तो मैं खाली ये 70 60 65 साल में से 40 साल तो फौज ने खुद हुकूमत की है, और एक ड्रामा चल रहा है। पूरे पाकिस्तान को भेज दिया गया। करप्शन की बात की जाती है, किसी को नहीं पता किस जनरल ने, किस फौज, किस सियासतदान ने और किस ब्यूरोक्रेट ने कितना पैसा खाया है। ये हालात हैं, और अब ये ड्रामा चल रहा है। मैं ये बार बार कहता हूं पाकिस्तानियों, पाकिस्तान की तारीख पढ़ो, पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, पाकिस्तान के अगराज व मकासद जो थे, मकासद पाकिस्तान जो लियाकत अली खान ने ड्राफ्ट किए थे, उसमें बाकायदा पूरे पाकिस्तान के जो नज़रिए पाकिस्तान था, कायद आज़म का आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी थी, उसके बेस के ऊपर एक अगराज मकासद बनाए गए थे। पाकिस्तान के ये मकसद होगा, उसकी बेस पे आइन बनना था, जिस पर काम भी हो रहा था। वो सब वाइंड अप कर दिया 1958 में फौज ने आकर, और जिनके पीछे बरतानिया का हाथ था, अमेरिका का हाथ था, और आज तक उनका हाथ है। और एक पाकिस्तान को एक सोने की चिड़िया समझ के उसको लूटा गया, और अब खजाना खाली है, लूट लिया, पूरे पाकिस्तान को ख़त्म कर दिया। और कायद आज़म के पाकिस्तान की तो बात ख़त्म ही हो गई थी 70 में, क्योंकि पाकिस्तान जो था, जो बना था 1947 में 20 लाख लोगों की कुर्बानियों से, वो तो 70 में ख़त्म हो गया। और उसको ख़त्म हो नहीं गया, बल्कि ख़त्म कराया गया। और मैं उस पर पहले भी बात कर चुका हूँ, अब मैं इस पर आज मौजू नहीं है, लेकिन मैं ये बात थोड़ी सी फिर रिपीट कर दूँ उन लोगों, नौजवानों के लिए, या उन लोगों के लिए जिनको अभी तक नहीं पता है। ये सारी चीजें आजकल इंटरनेट पे, गूगल पे अवेलेबल हैं, आप जाकर देखें। मिसाल के तौर पर मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं आपको कि जब 70 में इलेक्शन हुए, तो पोजीशन ये थी जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, कि हमारी जो असेंबली थी उस वक्त की, मशरकी मगरबी पाकिस्तान की यूनाइटेड जो असेंबली थी, उसकी 313 सीटें थी। 13 सीटें जो थी, जिसमें से वो वुमेन की थी, मखसूस नशिस्तें, और पार्लियामेंट्री इलेक्शन के थ्रू आने वाली सीटें 300 थी, जिसमें के 160 सीटें जो हैं वो मशरकी पाकिस्तान की थी, और वहाँ इलेक्शन हुए। और बाकी ये कि टोटल 167 सीटें थी मगरबी मशरकी पाकिस्तान की, और 86 सीटें थी जो मगरबी पाकिस्तान की थी। यानी कि ज़्यादा तादाद भी मशरकी पाकिस्तान में थी। तकरीबन ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं 12 मिलियन और 6 मिलियन जो थी, वो मगरबी पाकिस्तान के वोटर जो थे। वोटर 12 मिलियन जो है वो मशरकी पाकिस्तान के थे, और 6 मिलियन जो मगरबी पाकिस्तान के थे। और उसके बाद जब इलेक्शन हुआ, और क्योंकि मशरकी पाकिस्तान बड़ा सूबा था, ज़्यादा आबादी थी, ज़्यादा सीटें थी वहाँ पर, लेकिन जब इलेक्शन होता है तो अवामी लीग जिसकी मेजॉरिटी थी, उन्होंने स्वीप कर दिया पूरे मशरकी पाकिस्तान में 160 नशिस्तें हासिल करके। और मगरबी पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी ने 81 नशिस्तें लेके, तो टोटल जो है 167 नशिस्तें अवामी लीग की थी, और 86 नशिस्तें सिर्फ जो है वो पीपल्स पार्टी की थी, और बाकी किसी की 8, किसी की 10, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये आप इंटरनेट पे भी जाके देख सकते हैं, आप हिस्ट्री निकालें कि मगरबी 1970 के इलेक्शन में क्या हुआ, और उसके बाद क्या हुआ। अब ये बात की जाती है कि आजकल तो ये हो रहा है कि इमरान खान की मेजॉरिटी में पार्टी पीटीआई थी, जिसकी हुकूमत थी, उन्होंने खुद ही हुकूमत डिसॉल्व की। डिसॉल्व करने के बाद में
जो बाकी सीटें रह गई वो जो पीटीआई की जो सीटें चली गई उससे कम है। तो किस तरह से भी ये असेंबली चल सकती है? किस तरह से असेंबली आइन बना सकती है? जो भी उसके बाद कार्रवाई हो रही है वो गैर कानूनी है। और इससे ज्यादा कुछ जो है वो 70 में हुआ था। 70 में तो जब ये हुआ और रिजल्ट आया तो मगरबी पाकिस्तान में जो उस वक्त के चीफ ऑफ स्टाफ थे, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, मार्शल लॉ थी याया खान, वो नहीं चाहते थे कि मशरकी पाकिस्तान के हाथ में मुल्क का कंट्रोल आए और उनकी हुकूमत हो। और उनको हुकूमत नहीं दी गई और उनके जो लीडर थे मुजीबर रहमान वो चिल्लाते रहे और लेकिन हुकूमत नहीं दी गई और बिलाखिर उन्होंने फिर आज़ादी का नारा लगाया और बैनुल-अक़वामी जो पावर्स थे इंक्लूडिंग इंडिया, उन्होंने उनका साथ दिया और मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो गया। लेकिन उससे पहले 2 साल तक इलेक्शन के बाद, 70 के इलेक्शन के बाद वो ये कहते रहे कि भाई हम जीत गए हैं, हमने स्वीप किया है, हमने 160 सीटों में से 160 सीटें ले ली हैं, तो इजलास बुलाया जाए। इजलास नहीं बुलाया गया। अब तो ये हुआ है ना कि इजलास पार्लियामेंट चल रही थी और पार्लियामेंट से जो बरसर इक़्तिदार पार्टी थी उसने विड्रॉ कर लिया, वो बाहर आ गए। तो बाकी और रिजीम चेंज के ना, यानी कि उन्होंने एतमाद का वोट लिया इमरान खान ने, वो कामयाब नहीं हुए और उसके बाद में वो उन्होंने रिजाइन देके वो बाहर चले गए। तो बाकी जो लोग रह गए वो तो माइनॉरिटी में है। तो किस तरह से असेंबली चल रही है ये? तो जो भी कार्रवाई हो रही है उसके बाद से वो क्या 22 करोड़ अवाम के तर्जुमान है? ये जो इस वक्त पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, क्या ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के तर्जुमान है? बिल्कुल नहीं है। तो फिर आइन जो भी बिल पास हो रहे हैं, जो कानून बनाए जा रहे हैं, क्या वो कानूनी तौर पे जायज़ हैं? नहीं है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ये बुनियाद ही गलत पड़ी है। क्योंकि जो 73 का आइन है वो गलत बनाया गया इसलिए कि जब इलेक्शन हुए और 300 असेंबली की सीटें थी और 13 सीटें मखसूस थी। 313 में से अगर आपकी 167 सीटें चली जाती हैं, 140 सीटें, 145 सीटें रह जाती हैं, तो वो किस तरह से पार्लियामेंट चला सकती हैं? वो तो आपका मुल्क का डेमोग्राफी की गलत खत्म हो गई। आपका मुल्क आधा फिजिकली खत्म हो गया। आपकी 160 नशिस्तें चली गई। तो होना तो ये चाहिए था कि दोबारा फिर एक रिफॉर्म होता, नई कॉन्स्टिट्यूंसीज बनती और दोबारा इलेक्शन होते। ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ये प्री प्लान था। तो जो बाकी मगरबी पाकिस्तान के जो पार्लियामेंट में बैठे हुए थे उन्होंने कब्जा कर लिया और आज तक उनका कब्जा है जिसमें फौज भी शामिल है। और उससे फिर ये आइन बनाया गया। तो मेरे हिसाब से जो मेरा दावा है और वो हकीकत की बेस पे है कि वो जो पार्लियामेंट रह गई थी वो उसको दोबारा इलेक्शन होने चाहिए थे क्योंकि वो उसने अक्सरियत अपनी खो दी थी। उस पार्लियामेंट ने अक्सरियत तो टूट गई थी। मशरक़ी पाकिस्तान के साथ ही जाने के साथ ही वो चली गई थी। तो फिर ये किस तरह से आइन बन गया और किस तरह से इसको इस तरह ट्रीट किया जाता है जैसे नाउजुबिल्ला कोई कानूनी सहीफा है कि 73 का आइन में ये हुआ, 73 का आइन में नहीं हुए हैं और फिर इस तरह से बयान करते हैं कि पता किसी को भी नहीं है क्योंकि उसकी बुनियाद ही गलत है। तो भाई तो बात सारी ये है कि ना तो अब कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान रहा, ना कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान के जो कौमी नज़रिया है वो रहा और फिर लियाकत अली खान के शहीद होने के बाद से जो पाकिस्तान का कौमी एजेंडा बनना था, जिसकी बिना पर आइन बनाना था, वो भी ख़त्म हो गया। और फिर 1958 से लेके आज तक पाकिस्तान पे फ़ौज का और करप्ट हुक्मरानों का और चौधरियों का, कबायली लीडरों का कब्ज़ा है, जो असेंबलियों में बैठे हुए हैं और अपनी मर्ज़ी से वो मुल्क को लूट रहे हैं। और ये जब मुल्क टूट जाएगा, तो फिर वो अपने-अपने हिस्से बखरे करके इसके बैठ जाएँगे और यही बैनुल-अक़वामी साज़िश है। तो अब ये जो कुछ भी हो रहा है, ये कौम का टाइम ख़राब किया जा रहा है उनको और कौम अब इंटरेस्ट उनका रहा नहीं इस मामले में। अब ये एक सर्वे आया है कि 30% नीचे आ गया है ग्राफ जो लोग जो पाकिस्तान में टेलीविज़न देखते हैं। लोगों ने टीवी पे खबरें देखना छोड़ दी हैं। क्या देखेंगे वो? क्या ड्रामा है ये? और अभी जो ड्रामा चल रहा है ये, मतलब ये कि आपकी अदलिया ही एक पेज पे नहीं है। अदलिया के जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो एक पेज पे नहीं है। एक आईनी बात है
और आइन में लिखा हुआ है, अगर इसको मान भी लें, मैं तो मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये फ्रॉड की एक सिस्टम से, फ्रॉड के एक प्लान से, धोखाधड़ी से मुल्क तोड़ के और एक असेंबली बनाई गई और उसमें माइनॉरिटी के लोगों को इख्तियार दिया गया और उन्होंने ये आइन बनाया है, जिसका सरकर्दा कौन है? जुल्फ़िकार अली भुट्टो। और उसके पीछे कौन था? याह्या खान। याह्या खान के पीछे कौन था जो उससे पहले था? अयूब खान। अयूब खान जो है वो भुट्टो को लेकर आया। ये सारा पाकिस्तान को तबाह करने में इन लोगों का हाथ है। और आज जो हम बात कर रहे हैं, ना ये डेमोक्रेसी है, ना ये कानूनी तौर पे जायज आइन है, ये सब फ्रॉड से बनाया गया है। अगर हाँ, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस थे उसमें भी फौज का हाथ था। जब फौज ने 1 लाख फौज ने सरेंडर किया इंडिया के हाथों, वो एक अलग कहानी है। तो उसके बाद जो हो गया, उसके बाद तो फिर पाकिस्तान में नए इलेक्शन, नई कॉन्स्टिट्यूंसीज बनानी चाहिए थी, क्योंकि आपके मुल्क का जोग्राफिया ही तब्दील हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आज जो ये बातें हो रही हैं, अगर किसी किसी मकान की बुनियादें ही सही ना हो, तो आप ऊपर कुछ भी करते रहें, वो किसी वक्त भी गिर जाएगा। और यही हो रहा है, वो गिर गया है। पाकिस्तान फाइनेंशियली बैंकरप्ट हो गया है। पाकिस्तान में करप्शन के वो वाकयात हैं जो दुनिया में आपने कहीं और सुने नहीं होंगे, वो हो रहे हैं। हर कोई भी किसी वक्त भी किसी की मौत हो जाती है, किसी की टारगेट किलिंग हो जाती है, कोई भी हादसा होता है, उस पर कोई कोई सुनने वाला नहीं है। चोर, उचक्के, लुटेरे, डकैत, हिस्ट्री शीटर, वो जो है मिनिस्टर बने हुए हैं। और उनके बात करने का अंदाज, उनके उनका अगर आप देखें कि किस तरह से बात करते हैं, बदमाशी, एक बदमाशी होता है ना, वो जो बदमाश दिखाते हैं फिल्मों में अक्सर करके, पाकिस्तान की या पंजाबी फिल्मों में, वो कैरेक्टर है ये सनाउल्लाह। जो मेरा ख्याल है कि मैंने तो नहीं देखा कि कभी वो पाकिस्तान की किसी और सूबों में भी गया हो। एक सूबे की आबादी 12 करोड़ है, एक की आबादी 7 करोड़ है, बाकियों की उनसे कम है। और जनाब बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो ये मुल्क का अनफॉर्चुनेटली खाना खराब हो गया है। और ये जो कुछ भी हो रहा है, ये एक फ्रॉड है, ये टोटली एक फ्रॉड है। एक तबके के हाथ में हुकूमत है, उस तबके में फौजी जर्नेल हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं और अदलिया है। इनके जो करप्ट लोग हैं, उनका एक माफिया है। ये माफिया है। ये एक जज ने भी कहा था, अच्छे जज भी आए हैं पाकिस्तान में जिनको रहने नहीं दिया गया, लेकिन वो ये रिमार्क दे के गए कि ये माफिया है। इस माफिया में ये सब अपने अपने मफाद के आगे बैठे हुए हैं और ये मुल्क को तोड़ने से इनको कोई गरज नहीं है, क्योंकि ये पहले भी इस जगह पर रहते थे और पाकिस्तान टूटने के बाद भी यहीं रहेंगे। ये जो चौधरी थे, वो पाकिस्तान से पहले भी चौधरी और थे, या चौधरी नहीं थे तो चौधरियों के गुलाम थे। अब वो चौधरी बन जाएंगे, पाकिस्तान टूटेगा भी तो वो तो वहीं रहेंगे। जलील और गुलाम कौन बनेंगे? जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए अपनी जद्दी पुश्ती की जायदादें छोड़ी, इस मुल्क में कुर्बानी दे के आए, चाहे वो मशरकी पंजाब से आए हों, चाहे वो यूपी से आए हों, चाहे वो सीपी से आए हों, और किसी भी पाकिस्तान हिंदुस्तान के सूबों से आए हों, वो कहाँ जाएंगे? उनकी तो कोई जमीन नहीं है। वो तो पाकिस्तान जमीन थी, पाकिस्तान तो 70 में खत्म हो गया, बाकी जो है वो भी खत्म होने वाला है। तो असल तो मुसीबत आएगी उनकी, खास तौर पर पंजाब में तो फिर भी वो मिक्स हो जाएंगी, क्योंकि उनकी कल्चर एक है, जबान एक है, सब पंजाबी बोलते हैं। लेकिन सिंध में क्या होगा, जहां पर के 1 करोड़ अब वो नस्ल है जो कि जिनके माँ बाप, उनके माँ बाप दादा हिंदुस्तान से हिजरत करके आए थे और जिनको सन ऑफ द सॉइल माना नहीं जाता। और जब ये सिंध के वडेरे कब्जा करेंगे, इनको कब्जा करा के देगा अमेरिका, हिंदुस्तान, तो ये तो फिर हमें वो जो जो हमें, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं भी उस तबके से मेरा ताल्लुक है, तो उनको फिर जिस तरह मशरकी पाकिस्तान में ये फौज भाग के आ गई थी, खुद तो सरेंडर करके, अमेरिका सरेंडर कर दिया हिंदुस्तान की फौजों के आगे, और उसके बाद में टाइगर न्याजी बन के आ गए, वो न्याजी साहब जर्नेल, और छोड़ के आ गए पीछे उन मुहिब वतन पाकिस्तानियों को जो आखिर वक्त तक फौज के साथ झंडा लेके पाकिस्तान का खड़े रहे। और आज 50-55 साल के बाद भी वो पाकिस्तान की बात करते हैं। एक छोटे छोटे मज़ाफ़ाती इलाकों में रहते हैं, छोटे छोटे उनके झुग्गियाँ टाइप बनी हुई हैं जिसमें पाकिस्तान के झंडे लगाए हुए हैं। आज तक उनको बांग्लादेश में बांग्लादेश की नेशनलिटी नहीं दी गई। उनको बिहारी कहा जाता है, उर्दू स्पीकिंग है, वो बिहार की ज़बान बोलते हैं ज़्यादातर, क्योंकि वो मशरकी जो मगरबी बंगाल था और जो उस तरफ के इलाके थे मशरकी पाकिस्तान के करीब के,
वहां से उन्होंने माइग्रेशन की थी। और इस हुक्मरान तबके ने, इन जलीलों ने उन मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को लाने के लिए कुछ नहीं किया, जो बेचारे अब तीसरी चौथी नस्ल वहां पर आज भी उनको गैर बंगाली कहा जाता है, उनको बिहारी कहा जाता है, और उनको जिन्होंने सर उठाया उनको मार दिया गया, फांसी दे दी गई। तो हमारी ये जो हुकूमत है, ये जो गिरोह है जो कब्जा किया हुआ है, इसमें सब शामिल हैं। जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी थे, ज्यादातर मुल्क छोड़ के चले गए, मार दिया गया, या गुमनाम जिंदगी गुजार रहे हैं पाकिस्तान में, सर उठाने के काबिल नहीं है। पाकिस्तान में बचा क्या है अब लूटर्स, मनी लॉन्ड्रर्स, कातिल, डकैत, और ये आपको हर जगह नजर आएंगे। बात की नहीं जाती। आज ये बात सोशल मीडिया, थैंक्स टू सोशल मीडिया और थैंक्स टू मुशर्रफ, वो ठीक है उसके एक फौजी था वो अलग बात है, लेकिन सारे फौजियों ने एक ही हरकतें की हैं। लेकिन ये मीडिया तो उसने दिया है जिसने ये अफशां कर दिया कि एक तबका जिसने सबसे ज्यादा लूटमार की है और जिसने सबसे ज्यादा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया और दो टुकड़े करने में उनका उनका सरकर्दा उनका हाथ था, उसको ये बताया गया कि ये तो हीरो हैं हमारे। लेकिन अब सारी चीजें यहाँ हो गई हैं, सोशल मीडिया ने सब कुछ बता दिया है, इंटरनेट पे सब मौजूद है, किसने कितना पैसा खाया। दुनिया के किसी मुल्क में इस तरह की डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी नहीं है जैसे पाकिस्तान में हर शहर में है। हर शहर में एक डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी है, उनकी अपनी काउंसिल है, उनके अपने तौर तरीके हैं। वहाँ लाइट नहीं जाती, वहाँ पानी आता है तरीके से, और ये हर फौजी को 15 साल की जॉब करें तो आपको एक प्लाट बन जाता है शहर के बेहतरीन इलाके में, और 22 साल की जब नौकरी हो जाए आपकी तो फिर एक और प्लाट आपको मिल जाता है या फ्लैट मिल जाता है। फिर आप एक प्लाट बेच के दूसरा मकान पे दूसरे प्लाट पे बना लें, और बाकी जो पैसा कमाया जाता है मुख्तलिफ जगहों पे लग के, हर डिपार्टमेंट का जो आपको हेड मिलेगा वो कोई रिटायर्ड फौजी मिलेगा बैठ के। तो इस मुल्क को पाकिस्तान के बनाने से वारे न्यारे तो फौज के हुए हैं। फौज के आम जो जूनियर ऑफिसर या सोल्जर्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो तो बेचारे मुल्क के मोहब्बत में अपनी जान निसार करने पे मुल्क के लिए वो फौज में आते हैं। लेकिन मराद तो फौज की बहुत ज्यादा है, जो ऊपर का तबका है। तो उन्होंने पैसा कमाया, ये मुल्क उन्हीं के लिए बना था, और उन्होंने पिछले 65 साल में लूट लिया, इस मुल्क को खत्म कर दिया, और उनको कोई हमदर्दी नहीं है कि पाकिस्तान का क्या होगा। और जितने करप्ट और लोग थे उनको अपने साथ में मिलाया, और फिर उनको हुकूमत दी, अदलिया को साथ में मिलाया। आज एक जर्नल फोन करके सुप्रीम कोर्ट में कहता है कि फैसला ऐसे होगा तो वैसे फैसला हो जाता है। अभी भी ऐसे ही हो रहा है, अभी भी ये ड्रामेबाजी चल रही है और चलेगी। और मैं तो ये कह चुका हूँ, और जो बाहर बैठे हुए लोग देख रहे हैं, हम देख रहे हैं। मुझे जो याद है पिछले तकरीबन 40-45 साल का तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैं काम करता रहा हूँ कि पाकिस्तान को किस तरह तबाह किया गया। लेकिन अब कुछ हालात नजर नहीं आते। कोई मौज़े हो जाए, या हमारी जो नई नस्ल है उनको होश आ जाए और वो सड़कों पर आए, और इनको इनके ऐवानों से, इनके दफ्तरों से निकाल के रोडों पे ला के मारें, तो ये कुछ हालात बदल सकते हैं। जब तक आवाम खुद खड़ी नहीं होगी इस मुल्क का कुछ नहीं होता। फिर इंशाल्लाह बात होगी। इजाज़त चाहता हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़।